लेकर युवाओं को लुभाने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में युवा वोटर्स जीत और हार में अहम भूमिका निभाएंगे। ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं और यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठा रही है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के 15 महीने के शासन को लेकर सवाल उठाया है। देखें। दो 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में पहली बार 18 से 21 साल के 30 लाख युवा वोटर वोट डालेंगे। यानी इस बार चुनाव में युवा ही हार जीत की दिशा तय करेंगे। ये बात सभी सियासी दल बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए हर सियासी दल युवाओं को लुभाने में जुटा हुआ है। कांग्रेस भी युवाओं को साधने में जुट गई है और 2023 के एमपी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए हर जिले में युवाओं से संवाद स्थापित कर रही है, जिसमें कांग्रेस युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की बात कह रही है। साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो वचन पत्र आएगा उसमें भी हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करें, क्योंकि नौजवान किसान, पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी ये पिछले कई सालों से अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जूझ रहे हैं। सरकार का ध्यान इस दिशा में नहीं है। कांग्रेस के अभियान पर एमपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा। कहा, जब खराब मनतत्व से कोई अभियान शुरू किया जाए जिसमें केवल और केवल राजनीति हो तो भला वो अभियान सफल कैसे हो सकता है। 15 महीने जब कांग्रेस सरकार में थी तब युवाओं के लिए क्या किया। बेरोजगारी भत्ता देने का कांग्रेस ने अपना वादा पूरा भी नहीं किया। कांग्रेस केवल लफ्फेबाजी की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी युवाओं के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। जब किसी वर्ग को झांसे में लाने के उद्देश्य से हम वादा करते हैं तो फिर वो वर्ग साथ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के विकास के लिए, युवाओं को सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने अभी 1 लाख लोगों की भर्ती का काम शुरू किया है। हमने स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टमेंट लाकर हम युवाओं को काम और उनको नौकरी की अलग अलग अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। एमपी में भले ही सभी सियासी पार्टियां युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने की बात कह रही हों, लेकिन घोषणाओं से इतर युवाओं की अपनी अलग राय है। युवाओं का कहना है कि हर साल चुनावों के समय इस तरह की घोषणाएं होती हैं। हम अपने हिसाब से वोट करेंगे, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए जो हो रहा है ये बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरे स्टेट में नहीं लोग जा रहे हैं, अपने स्टेट में ही रह के हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिल रही है। हर चीज़ में मिलनी चाहिए, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि अन्य स्टेट में ना जाएं। हाँ, क्योंकि दूसरे स्टेट में जाके अब अपने स्टेट में फैसिलिटीज़ मिलेगी तो लोग दूसरे स्टेट में जाके क्या करेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। और भी कई चीज़ें डेवलप्ड होनी चाहिए बच्चों के लिए, स्किल्स के लिए। कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसके भी देख के, हर चीज़ों को देखते हुए भी हम लोग को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि सिर्फ पार्टियां सिर्फ घोषणाएं करती हैं? हाँ, लगता है। अभी इतना को रिलेट नहीं हो पा रही हूँ, बट लगता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। लोग ये कर रहा है। अब हम लोग के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट ना ज़्यादा करके इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के विधानसभा चुनावों में 7 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 4,337 वोटों से पीछे रह गई थी और सरकार बनाने से चूक गई थी। ऐसे में सभी सियासी दल की नजरें युवा वोटर्स पर हैं और वो बखूबी समझ रहे हैं कि इस चुनाव में सत्ता की चाबी युवाओं के पास ही है। मध्य प्रदेश में युवा वोटर इस बार जीत में बड़ा फैक्टर साबित होंगे। यही वजह है कि इस बार पार्टियां युवाओं को रिझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इस बार घोषणाएं कर रूठे हुए युवाओं को मनाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस युवाओं से संवाद स्थापित करने, हर जगह पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। जाहिर सी बात है कि युवा वोटर्स जिस भी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे, उस पार्टी के लिए सत्ता की चाबी तक पहुंचना बेहद आसान रहेगा। मध्य प्रदेश में जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर संविदा कर्मियों के शोषण का आरोप लगाया। प्रदेश के
32,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी बीते 10 दिन से हड़ताल पर हैं। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल करते रहेंगे और काम पर वापस नहीं लौटेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों से जारी है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 32,000 है और अस्पतालों की रोजाना व्यवस्थाओं को चलाने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों पर होती है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल सरकार के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनती जा रही है। चीन में कोरोना के कहर की वजह से देश प्रदेश में भी स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद जारी है, क्योंकि मौजूदा हालात में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर रहे। लेकिन प्रदेश में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बच्चों के वैक्सीनेशन का काम भी प्रभावित हो रहा है। हालात में संविदा कर्मियों का आंदोलन खत्म होने के बजाय और तेज होता जा रहा है। आलम मुख्यमंत्री प्रभुराम चौधरी जेपी अस्पताल की व्यवस्थाओं की जांच की तो नारेबाजी हुई। उन्हें दूसरी गाड़ी में बैठकर अस्पताल से लौटना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जान जोखिम में सुनवाई नहीं की जा रही। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। संविदा कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए और 10 साल 15 साल के काम करने के बाद भी कई साथी हमारे ऐसे हैं जिनको विभाग से निष्कासित कर दिया गया, उनको तत्काल विभाग में रखा जाए। उधर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांग का कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर काम किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पहले ही कहा है कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार को नियम बनाना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारी सरकार बनते ही इस दिशा में सहानुभूति पूर्वक कार्य किया जाएगा। उधर सरकार ये उम्मीद जता रही है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इनकी मांगों पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। उन लोगों से बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ही समाप्त करेंगे। बीते 10 दिनों से भोपाल के जेपी अस्पताल में आंदोलन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को मंत्री प्रभुराम चौधरी का घेराव करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से हटा दिया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सख्ती से छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। ताजा मामला कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से जुड़ा है, जिसने आगामी विधानसभा चुनाव में जुटे बीजेपी नेताओं को छुट भैया नेता करार दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है, इसे इस बात से भी समझिए कि कैसे नेताओं के बोल के जो स्वर हैं वो बदलते जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी लोकसभा प्रवास के नाम पे एक अभियान चला रही है, जिसके तहत सभी 90 विधानसभा में वो जाके चुनावी टोह ले रही है, जिस पे कांग्रेस ने सीधे तौर पे कह दिया कि बीजेपी की कमान छुटभइये नेताओं के पास या अनुभवहीन नेताओं के पास दी गई है, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई नहीं देगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों पर विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत बैठक की आम सभा समन्वय समिति का गठन प्रमुख रूप से शामिल है। 15 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के फीडबैक के आधार पर बीजेपी मिशन 2023 के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। मगर बीजेपी के इस अभियान को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छुटभइया नेताओं वाला बता रहे हैं। साथ ही राजेंद्र तिवारी ने बीजेपी के बड़े नेताओं को हाशिए पर डालने का भी आरोप लगाया है। उनके जितने बड़े नेता हैं वो हाशिए पे डाल दिए गए हैं और जिन नेताओं के हाथ में कमान है वो छुटभइये भी हैं और अनुभवहीन भी हैं। ऐसा लगता है कि वो अंधी गली में चले गए हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने दावा किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर ही 2023 में सत्ता पर काबिज होगी और कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।
केंद्र में सरकार बनाया, इस प्रदेश में 3-3 बार सरकार बनाई है और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने करवट ले लिया है और भूपेश बघेल की सरकार को यदि कोई रवाना करेगा तो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता ही करेगा। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव से पहले सियासी नेताओं के बोल बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे बयानबाजी और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस के इस बयान पे बीजेपी ने पलटवार तो कर दिया, लेकिन देश की राजनीति में बयानी बोल से चुनावी परिणाम का प्रभावित होना कोई नया नहीं है। हमने देखा है कि कैसे लोकसभा चुनाव 2019 की बात हो या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की बात हो, एक एक बयानों पे किस तरह से राजनीतिक जीत और हार के मायने बदले हैं। तो बहरहाल देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंत में चुनाव होने और इससे पहले जो नेताओं के बोल अभी से बिगड़ने लगे हैं, ये आने वाले समय में और किस रूप में देखने को मिलेगा और उसका चुनावी असर कितना पड़ेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। रमन सिंह इन दिनों मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हैं और जगह जगह सभा कर अपना छत्तीसगढ़िया अंदाज दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में रमन सिंह ने जिमी कांदा की सब्जी खाती तस्वीर शेयर की तो सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसा। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद का सियासी रंग अब सब्जियों पर भी चढ़ गया है। एक तरफ जहां जिमी कांदा और लाल भाजी जैसी सब्जियां खाकर खुद को ठेठ छत्तीसगढ़िया बताने की होड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बाहरी होने के तीर भी छोड़े जा रहे हैं। लाल भाजी जिमी कांदा पर आई छत्तीसगढ़ की सियासत। छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है। जिमी कांदा की सब्जी को छत्तीसगढ़िया सब्जी का टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग इसे खास तौर पर बनाते हैं और खाते हैं। इन्हीं सब्जियों के बहाने छत्तीसगढ़िया और बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में किसान रामफल धीवर के घर जिमी कांदा और लाल भाजी खाकर फोटो ट्वीट कर दी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाभी को छत्तीसगढ़िया खाना बनाना नहीं आता। रमन सिंह जी के ससुराल है ना, मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, ठीक क्यों होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने निजी हमले पर रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि क्या जिमी कांदा और लाल भाजी को कांग्रेस और भूपेश बघेल ने पेटेंट करा लिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर घर में और त्योहार में जिमी कांदा और लाल भाजी की सब्जी बनती है। पेटेंट कर लिया है, अरे तुम नहीं खाओ क्या? आज भी लाल भाजी बना है, जिमी कांदा बना है। जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल से खा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गांव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश से शायद गलतफहमी है कि वही भर खाते। गांव गांव में, घर घर में बिहार, शादी, छठी अट्ठी सब में बनते। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए साल भर से कम का वक्त बाकी है। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर चली सियासत अभी खान पान और सब्जियों तक ही पहुंची है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तल्खियां और बढ़ती जाएंगी। फिलहाल चुनावी साल से पहले की ये तल्खी है। चुनाव आते आते तल्खियां और निजी हमले और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ियावाद का रंग आगे और क्या गुल खिलाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। मथुरा की स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह स्वामित्व विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सोनिका वर्मा ने यह आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। काशी की ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश भी आ गया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में ये बड़ा आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर कोर्ट ने अमीन सर्वेक्षण का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
अमीन को इससे पहले कोर्ट में सर्वे की संबंधित रिपोर्ट जमा करनी होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपील की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर ईदगाह बना दी गई थी। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे पोजीशन में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी दौरान वाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी की गई। अदालत के इस आदेश से हिंदू पक्षकारों में खुशी की लहर है। फोटोग्राफियों जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। इसको लेकर के हमने 23 दिसंबर 2020 को केस सूट फाइल किया था और भी कई लोगों ने फाइल किए थे। तो कल माननीय न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि वहाँ पर कोर्ट के द्वारा नियुक्त अमीन जाएगा और अमीन जाकर के 20 तारीख तक अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में सबमिट करेगा। वहाँ की वीडियोग्राफी होनी करेगा, वो वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए और वहाँ जितने भी सिंबल्स हैं। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि 8 दिसंबर को कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपील की, लेकिन बिना हमारा पक्ष सुने सर्वे का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अलबत्ता कानूनन जिस आधार पर उन्होंने आदेश पारित किया है वो भी अगेंस्ट लॉ है, टोटली आर्बिट्रेरी आदेश है। लीगली ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऑनरेबल कोर्ट ये पता न कर ले कि दूसरी पार्टी का पक्ष क्या है और उसके आधार पर प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या हो सकती है। तो डेफिनेटली हमारी ये जानकारी में आया है। अब चूंकि सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और जनवरी में कोर्ट खुलेगी, तो जनवरी में कोर्ट खुलते ही हम इस आदेश के खिलाफ अपनी जो भी लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी उसे हम अपने अमल में लाएंगे। ऑनरेबल कोर्ट के सामने या तो रिकॉल करने की एप्लीकेशन देंगे या उसके ऑपरेशन को स्टे कराने की दरखास्त देंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है। हिंदू पक्ष की ओर से ये जमीन भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।